रेशमा गौतमी बालिका विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्रा थी। गौतमी नाम इस बालिका विद्यालय के ट्रस्टी श्री सुजान सिंह की पत्नी का नाम था, जो अपना पहला बच्चा जन्मते ही चल बसी थी। अतः सुजान सिंह ने उसी के नाम से ही स्कूल चला रखा था। सुजान सिंह चाहते तो कई शादियाँ रचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्कूल के ट्रस्टी और मालिक होने के कारण उनका जब भी मन हुआ वो अपने आनंद फुर्ती के लिए किस स्कूल की किसी भी शिक्षिका या किसी सुंदर महिला कर्मचारी को बुलाकर अपनी रात रंगीन बना लिया करती थी। कारण उस स्कूल में उनके ऊपर बोलने वाला या उनके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई न था। जिसने भी उनकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की वो या तो जान से मारा गया या फिर स्कूल से निकाल दिया गया। अंततः स्कूल के सभी महिला टीचरों ने उनकी दास्तां स्वीकार कर ली थी। गरीबी बहुत कुत्ती चीज़ होती है, और उस पर से गांव की गरीबी तो इतनी कमजोर होती है कि वहाँ पेट भरने के आगे आबरू की कोई कीमत ही नहीं होती है। सुजान सिंह इस गांव की इसी कमजोरी का फ़ायदा बरसों से उठाता चला आ रहा था। यहाँ जीने वालों की हर सांस उसकी इशारे पर चलती थी। वो इस शहरनुमा गांव का सिर्फ मुखिया ही नहीं, बल्कि इस इलाके का सबसे बड़ा बाहुबली भी था। यही कारण था जो यहाँ उसकी मनमानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सुजान सिंह का मन जब स्कूल की शिक्षिकाओं और सुंदर महिलाओं सहकर्मियों से भर गया, तो अब उसकी नज़र स्कूल में शिक्षारत जवान और सुंदर छात्राओं पर पड़ी। अब तक स्कूल की कई छात्राएं उसकी हवस का शिकार बन चुकी थी, पर किसी ने भी इस बाबत आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि पहले तो उन्हें धमकाया और डराया जाता था, फिर पैसों से उनका मुंह ठूंस दिया जाता था। यदि इस पर भी कोई छात्रा आवाज़ उठाती तो उसे उसके परिवार समेत मौत के घाट उतार दिया जाता था। सुजान सिंह के लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इंसान नहीं, वरन एक बहसी जानवर था। रेशमा मात्र 17 साल की हुई थी और उसकी जवानी और खूबसूरती स्कूल में चर्चा का विषय बन गया था। उसकी खूबसूरती की बखान स्कूल के हर नौजवान की होठों पर रहती थी। बात धीरे धीरे सुजान सिंह के कानों तक भी जा पहुंची। सुजान सिंह इतना सुनते ही उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा। फिर अपने गुंडों के सहारे उसे उठा लेने का प्लान बनाया। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद एक शिक्षिका द्वारा उसे रोक लिया गया। कहा गया कि आज एक स्पेशल क्लास लगेगी जिसे अटेंड करना ज़रूरी है। पहले तो उसके साथ कुछ और भी लड़के थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी अपने घर चले गए। बेचारी मासूम रेशमा अकेली रह गई थी। शिक्षिका का कहना था कि भले ही सब चले जाएं, लेकिन वो उसकी क्लास जरूर लेगी। शाम के 6 बज गए। अंधेरा छाने लगा। रेशमा को अब डर भी सताने लगा, लेकिन वो अपने टीचर की बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती और अंत तक क्लास लेने का इंतज़ार करती रही। आखिरकार वो शिक्षिका तो नहीं आई। बदले में सुजान सिंह के गुंडे आकर रेशमा को उठा ले गए। उस रात उस मासूम कली को सुजान सिंह ने अपने पंजे में दबोच कर पूरी तरह से मसल कर रख दिया था। दूसरी सुबह रेशमा जब रोती बिलखती अपने गांव पहुंची तो पूरा गांव उससे अजीब सी हिकारत भरी नज़रों से देखता रहा। कईयों ने तो उसे देखकर थूक भी दिया और छी छी कहते हुए आगे बढ़ गए। रेशमा जब गिरती पड़ती किसी तरह अपने घर पहुंची तो घर पर ताला लटका हुआ मिला। फिर किसी ने बताया कि जैसे ही उसकी माँ बीणा देवी को इस बात का पता चला तो अपना सारा सामान लेकर गांव छोड़कर कहीं अन्यत्र चली गई हैं। रेशमा के परिवार में एकमात्र उसकी माँ ही थी जो अब उसे छोड़कर जा चुकी थी। रेशमा कुछ देर तक अपने दरवाजे पर पड़ी रही, फिर उठकर स्कूल की तरफ चल दी, जहाँ उसे स्कूल का चपरासी बेनी प्रसाद मिला। बेनी प्रसाद एक बहुत ही शरीफ और भद्र व्यक्ति था। उसे रेशमा की हालत पर दया आ गई और उसे वो अपने घर ले गया। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। रेशमा चुपचाप उसके घर चली गई। बेनी प्रसाद उसी स्कूल का एक अदना सा चपरासी था, जिसकी पत्नी 6 महीने पहले ही गुजर चुकी थी और अपने पीछे एक दूध पीती मासूम बच्ची को छोड़ गई थी। दोनों को एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत थी। अतः बेनी प्रसाद ने रेशमा को अपने दूध पीती बच्ची की देखभाल के लिए साथ रख लिया, पर इस बात का भरकस ख्याल रखा कि
ये बात सुजान सिंह के कानों तक किसी तरह भी ना पहुँचे। रेशमा अब अपना सारा गम भूल कर बेनी प्रसाद की मासूम बच्ची की माँ बनकर अपना जीवन यापन करने लगी और उसके लालन पोषण का सारा जिम्मा अपने सर ले ली। रेशमा ने उस दूध पीती बच्ची का बड़े प्यार से नाम रखा शबनम। अब बेनी प्रसाद सब चिंताओं से मुक्त हो चुका था। समय पर स्कूल जाता, अपना काम करता और जल्दी से जल्दी घर लौट आता। स्कूल में भी वो बस अपने से काम रखता था और घर आते ही अपनी बच्ची शबनम और रेशमा के प्यार में डूब जाता था। रेशमा के आने से उसकी सारी परेशानियां दूर हो चुकी थी। घर का माहौल खुशनुमा बन चुका था। पर एक डर उसे बार बार सताता रहता कि यदि रेशमा के बारे में सुजान सिंह को फिर से पता चल गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। 3 महीने बीतते ही रेशमा को भान होने लगा कि उसके पेट में कुछ है, यानी कि उसके अंदर गर्भ ठहर गया है। वो माँ बनने वाली है। बात बेनी प्रसाद के समझ में भी आ गई। कारण रेशमा को उन दिनों कुछ ज़्यादा ही उल्टियाँ करने लगी थी। बेनी प्रसाद के समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। रेशमा के गर्भ को इस समाज से कैसे छुपाई। एक तो रेशमा कुंवारी थी और ऊपर से गर्भवती। एक कुंवारी और गर्भवती लड़की को वो अपने पास यूं ही कैसे रख सकता था। उसने तो अब तक इस बारे में सोचा ही नहीं था। आखिर समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। लोग उसे ही दोषी मानकर कहीं उसे मार ही ना डाले। बेनी प्रसाद अब डरा डरा सा रहने लगा। इसी डर से वो अब बदहवास सा रहने लगा। स्कूल में भी उससे बहुत सारी गलतियां होने लगी। उसके सारे सहकर्मी उसमें आते ही अजीबोगरीब हरकतों से परेशान रहने लगे। वो हमेशा अपने ही ख्यालों में डूबा रहता और हर बात पर सहम सा जाता, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। आखिरकार बेनी प्रसाद अपने एक सच्चे हमदर्द सहकर्मी दोस्त के साथ एक दिन अपनी बातों को शेयर कर डाला और सारी परेशानी बता दी। सारी कहानी सुनकर उस सहकर्मी उससे समझाया, यार अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है, क्यों नहीं तू रेशमा से शादी कर लेता। इससे तुम दोनों की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और समाज का मुंह भी बंद हो जाएगा। आखिर अब रेशमा भी तो प्राप्त वयस्का हो चली है और ऊपर से माँ भी बनने वाली है। इस तरह तुम दोनों की परेशानियाँ एक झटके से ख़त्म हो जाएगी। घर आकर बेनी प्रसाद जब रेशमा को सारी बातें सलीके से समझाया तो इस विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गई और अपनी सहमति जाहिर कर दी। उसे अब दूसरे लोगों और समाज की कोई परवाह नहीं थी। बेनी प्रसाद बहुत ही सादगी से अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मंदिर में जाकर रेशमा से शादी कर लिया। बेनी प्रसाद भले ही समाज के डर से रेशमा से शादी किया था, पर वो रेशमा को सदा अपनी बेटी की नज़र से ही देखता था और रेशमा भी उसे हरदम बाबा कहकर ही पुकारती थी। बेनी प्रसाद को शादी के अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कि सुजान सिंह के गुंडे को इस बात की भनक लग गई। सुजान सिंह के कानों तक जैसे ही ये बात पहुंची, वो रेशमा को एक बार फिर से पाने के लिए मचल उठा और एक बार फिर अपनी हवस उससे बुझानी चाहिए। उसी रात सुजान सिंह अपने गुंडों को फिर से रेशमा को उठा लेने का हुक्म दिया। तब तक बेनी प्रसाद के उस हमदर्द सहकर्मी दोस्त को इस बात का पता चल गया और वो इस बात की जानकारी बेनी प्रसाद को दे दिया कि आज रात रेशमा को फिर से सुजान सिंह के गुंडे उठाने वाले हैं। बेनी प्रसाद को जैसे ही ये बात पता चली, वो तुरंत रेशमा और शबनम को लेकर स्टेशन जा पहुंचा और रेशमा के हाथ कुछ पैसे और अपने पुश्तैनी गांव बनारस का पता देकर एक गाड़ी में बिठा दिया। फिर निश्चिंत होकर वो घर की ओर चल पड़ा। आज न जाने क्यों बेनी प्रसाद को शराब की तलब महसूस हुई। अतः वो एक शराब के ठेके पर बैठकर जी भरकर पिया, फिर घर के लिए निकल पड़ा। उस दिन घर आते आते काफ़ी रात हो गई। अभी वो खा पी कर सोने ही वाला था कि सुजान सिंह के गुंडे अचानक से उसके घर में घुस गए और रेशमा को ढूंढने लगी। रेशमा को वहाँ ना पाकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। गुंडे के द्वारा बार बार पूछने पर भी बेनी प्रसाद रेशमा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। गुंडों ने बेनी प्रसाद को उस रात बुरी तरह से पीटा और इतना पीटा वो बेचारा बेहोश हो गया। तभी एक गुंडे को बेनी प्रसाद के मुंह से शराब की गंध मिली तो उन्हें समझते देर न लगी कि बेनी प्रसाद रेलवे स्टेशन की तरफ ही गया होगा, क्योंकि उसी एरिए में शराब सिर्फ रेलवे स्टेशन के पास ही मिलती है। अतः वो रेशमा की खोज में स्टेशन की ओर निकल गए।
बाद में गुंडे के जाने के बाद बेनी प्रसाद को उसके उसी हमदर्द दोस्त ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। इधर रेशमा सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में बिल्कुल खिड़की वाली सीट पर बैठी थी कि तभी उसकी नज़र सुजान सिंह के गुंडों पर पड़ी, जो किसी को खोज रहे थे। तभी रेशमा की छठी इंद्री ने उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। रेशमा तुरंत सीट छोड़कर शबनम को साथ लेकर टॉयलेट में चली गई और अंदर अपने आप को बंद कर लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि गुंडे उसी की खोज में आए हैं। रास्ते में बेनी प्रसाद ने इस तरह से आनन फानन में गांव जाने का कारण उसे बता दिया था। थोड़ी देर बाद गाड़ी चल पड़ी तो रेशमा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे अब भी डर सता रहा था कि सुजान सिंह के गुंडे ने अगर अगली स्टेशन तक उसका पीछा किया तो फिर क्या होगा। टॉयलेट से बाहर आने के बाद वो बहुत ही सावधानी से कंपार्टमेंट में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे एक गुंडा दिख ही गया। मारे डर की वो कांप गई कि तभी उसकी नज़र एक भिखारिन पर पड़ी। वो तुरंत उस भिखारिन के बगल में बैठ गई और उससे फुसफुसाकर बोली, माँ जी, आपके पास कोई फटी पुरानी धोती या साड़ी है? यदि है तो कृपा करके मुझे दे दें। भिखारिन बुढ़िया अजीब सी नज़रों से उसे देखा, फिर अपना झोला टटोलने लगी। इत्तेफाक से उसे एक सफ़ेद साड़ी मिल ही गई, जिसे लेकर रेशमा फिर टॉयलेट में जा घुसी और कपड़े बदल कर वापस लौटी। अपनी नई साड़ी के साथ एक 50 रुपये का नोट उसे थमा दिया, जिसे पाकर बुढ़िया खुश हो गई। रेशमा अब घूंघट में थी, जिसके कारण वो गुंडा कई बार वहाँ से गुजरा पर रेशमा को पहचान नहीं पाया। रेशमा धड़कते दिल से एक एक पल गुजार रही थी। ना जाने अगले स्टेशन पर क्या होगा। कहीं वो पकड़ी तो नहीं जाएगी। फिर शबनम का क्या होगा। तरह तरह की आशंकाओं के बादल उसके दिमाग में मंडराने लगी। करीब 1 घंटे तक गाड़ी चलने के बाद अचानक से गाड़ी सिग्नल ना होने के कारण लूप लाइन पर रुक गई। मौका अच्छा था, अतः अंधेरे का फ़ायदा उठाकर रेशमा गाड़ी से नीचे उतर आई और अंधेरे में गुम हो गई। इधर शबनम बेचारी भूख से तड़प रही थी। रेशमा बड़ी मुश्किल से उसे अब तक संभाल कर रखी थी। रेशमा अंधेरे में चलते चलते एक ढाबे पर पहुंची। रात के 12 बजने वाले थे, पर किसी तरह वहां शबनम की पीने लायक दूध मिल ही गया। दूध लेकर रेशमा उसे पिलाने लगी। जब शबनम का पेट भर गया तो उसकी गोद में ही सो गई। भूख तो रेशमा को भी सताने लगी थी, अतः वो अपने लिए भी खाना मंगवाई और खाने लगी। रेशमा के शरीर पर अब भी भिखारिन वाली साड़ी थी, अतः उसे अब तक कोई नोटिस नहीं किया था। पर जैसे ही वो ढाबे का बिल अदा करने लग गई, उसी समय उसके हाथ से उसका बटुआ गिर पड़ा और उसमें से 100 के नोट झलकने लगे, जिसे एक ट्रक ड्राइवर ने देख लिया। बिल अदा करने के बाद रेशमा सड़क पर खड़ी गाड़ियों को देखने लगी कि तभी वो ट्रक ड्राइवर वहां आ गया। जी, आपको कहाँ जाना है? दरअसल रात के इस वक्त आपको यहाँ से कोई बस वगैरह तो मिलेगी नहीं। हाँ, मैं अभी बनारस की तरफ निकलने वाला हूँ। यदि आपको उधर जाना हो तो आप हमारे साथ चल सकती हैं, मैं आपको छोड़ दूँगा। ट्रक ड्राइवर की अपनत्व भरी बातों ने रेशमा का मन मोह लिया और वो बोली, यदि ऐसा है तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फिर रेशमा को लेकर उस ट्रक ड्राइवर के साथ चल दी। बहन जी, आप ट्रक के पीछे गठरियों की आड़ में बैठ जाएं, मेरा खालसी आपको चढ़ा देगा। दरअसल रात को हाईवे पर पुलिस की कुछ ज़्यादा ही नाकाबंदी होती है, आप समझ रही हैं ना? जी ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। ड्राइवर और खालसी आगे बैठकर गाड़ी चलाने लगे। थोड़ी देर बाद रेशमा को उनकी हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो कान सटाकर हुड़ के निचले हिस्से से उनकी बातें सुनने लगी। थोड़ी अस्पष्ट ही सही, पर वो इतना तो समझ ही गई कि उसको लेकर उनके इरादे ठीक नहीं हैं। ये आपने क्या मुसीबत साथ रख ली। रास्ते में यदि कोई पुलिस वाला उसे देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खालसी बोला, अरे तू नहीं समझेगा। लड़की काफ़ी कमसिन और जवान है और उसके पास मोटी रकम भी है। चल कहीं सन्नाटे में ले जाकर अपना काम बना लेंगी। ये सुनकर रेशमा का दिल धार धार करने लगा। आसमान से गिरी तो खजूर पर अटकी, अतः वो अपना दिमाग जोरों से चलाने लगी कि अब क्या करे, कहाँ जाए,
कि तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो पीछे वाली खिड़की पीटने लगी और इस बीच शबनम को भी जगा दिया। ड्राइवर खिड़की का पट खोलकर पूछा, क्या हुआ? दरअसल मेरे पेट में असहनीय दर्द हो रहा है। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे अभी टॉयलेट जाना है। यदि मैं अभी नहीं गई तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ गाड़ी रोकिए ना भैया। ड्राइवर रेशमा के झांसे में आ गया, अतः गाड़ी रोक दिया। रेशमा आनन फानन में शबनम को लेकर नीचे उतरी और पेट पकड़कर पास की ही झाड़ियों में घुस गई। रेशमा को ना तो वापस आना था और ना ही वो वापस आई। ड्राइवर और खालसी बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद ये कहते हुए चलती बनी कि साली टॉयलेट का बहाना करके हमें धोखा दे गई। खैर कोई बात नहीं। रेशमा सुबह होने तक उसी झाड़ी में छिपी रही। फिर सूरज निकलने के बाद बाहर सड़क पर आ गई। किस्मत से थोड़ी देर बाद ही उसे बनारस जाने वाली बस मिल गई और वो निश्चिंत होकर बैठ गई। फिर कंडक्टर के बताने पर बेनी प्रसाद के गांव के पास पर गई। दोपहर के 12 बजने वाले थे। भूख फिर से सताने लगी थी। बेचारी शबनम का भी बुरा हाल था, अतः वो नल के पास जाकर शबनम का और अपना मुंह धोई और पास के ही एक दुकान से चाय बिस्किट लेकर खाई। थोड़ी थकान दूर होने के बाद वो बेनी प्रसाद का घर ढूंढते हुए पहुंची। लेकिन रेशमा जब बेनी प्रसाद के घर पहुंची तो वहां बेनी प्रसाद के रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। कारण उन्हें बेनी प्रसाद के मरने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। अतः रेशमा को उस दूध पीती बच्ची शबनम के साथ फिर शहर लौटना पड़ा, जहाँ कई दिनों तक उसे गंगा घाट पर ही बिताने पड़े। अपना और शबनम का पेट पालने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था कि तभी उसकी नज़र गंगा घाट पर पड़ी फूल मालाओं पर पड़ी, जिसे कई लड़के धो धो कर ले जा रहे थे। उन लड़कों की इस हरकत के बारे में पता करने से उसे मालूम हुआ कि वही फूल मालाओं को वो दोबारा से दुकानों पर बेचते थे, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। रेशमा को बिन पूंजी की ये धंधा भाग गई, अतः वो भी उसी दिन से उस काम में शरीक हो गई। अपने धंधे में एक नई प्रतिद्वंदी, वो भी एक लड़की को आया देख बाकी सब लड़के आग बबूला हो गए और एक रात उससे बदला लेने की डर से सोते समय उस पर हमला कर दिया। रेशमा उससे अपनी जान बचाती हुई सीढ़ियों पर दौड़ने लगी। तभी उसका पांव फिसला और वो औंधे मुंह गिर पड़ी, जिससे उसका उसी समय गर्भपात हो गया। कुछ भले लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे किसी तरह बचा तो लिया, लेकिन उसके बच्चे की मौत हो गई। स्वस्थ होकर लौटने पर रेशमा इसी धंधे को अपना रोजी रोटी का जरिया बना ली। चूँकि अस्पताल में पुलिस की पूछने पर रेशमा ने उन सभी लड़कों के नाम बता दिए जिसके कारण उसके साथ ये हादसा हुआ था। अतः पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। बाद में चलकर उसका ये धंधा खूब फूला फला और देखते ही देखते रेशमा गंगा घाट की एक नामी गिरामी फूल वाली बन गई। पैसा हाथ में आते ही रेशमा सबसे पहले अपने लिए एक खोली खरीदा, जिसके सामने वो अपना दुकान लगा सकती थी। खोली थोड़ी छोटी जरूर थी, लेकिन सामने का हिस्सा खुला होने के कारण वो वहाँ आराम से फूलों को सजा कर रख सकती थी। धीरे धीरे इसकी दुकान चल निकली। अब वो शबनम के साथ आराम से वहाँ रहने लगी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। रेशमा फूल वाली से फूल विक्रेता और फूलों की बहुत बड़ी डीलर बन गई। अब उसका माल बड़ी बड़ी ट्रकों में लद कर आने लगे। थोड़ी ही दिनों बाद हालात अब इतने सुधर गए कि रेशमा अब खुद का एक मकान ले ली। इधर शबनम थोड़ी और बड़ी हो गई थी। उसे भी वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। प्राथमिक कक्षा से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी पहुँचते पहुँचते शबनम जवान हो चुकी थी। अच्छी खान पान और रेशमा की अच्छी परवरिश पाकर वो कुछ ज़्यादा ही खिल उठी थी। उसका यौवन उसके कपड़ों से बाहर झांकने लगा था। जवान लड़की बसों में धक्के न खाए, इसीलिए रेशमा ने शबनम के लिए एक स्कूटी खरीद दिया, जिसे चलाकर शबनम किसी राजकुमारी की तरह कॉलेज आती जाती थी। एक दिन स्कूटी से आते वक्त शबनम का दुपट्टा पिछले पहिए में जा फंसा, जिसके कारण शबनम स्कूटी से गिरकर जख्मी हो गई। अभी वो सहारे के लिए किसी को बुलाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक नौजवान उसकी मदद के लिए आ गया। शबनम को धीरे से उठाते हुए बोला, बेटी तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं अंकल, बस थोड़ी सी खरोच आई है,
पर मैं मैनेज कर लूँगी। कहते हुए वो जैसे ही उठने की कोशिश की, लड़खड़ाकर गिर पड़ी। बेटी, बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगा, और ये दुपट्टा तो मैं अभी निकाल देता हूँ। कहता हुआ नौजवान अपने कुशल हाथों से दुपट्टा पहिए से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो एक मोटर मैकेनिक था। फिर शबनम उस नौजवान के साथ स्कूटी पर बैठकर चली आई। रेशमा उसकी हालत देखकर घबरा गई। तभी वो नौजवान बोला, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेम साहब, आपकी बच्ची बिल्कुल सही सलामत है, बस थोड़ी सी चोट आई है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रेशमा को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी, तो वो उसे निहारने लगी। थोड़ी देर देखने के बाद पहचानते हुए बोली, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि तुम हरिया हो। क्या आप मुझे पहचानती हैं मेम साहब? मेम साहब की बच्ची अपनी रेशमा को अभी तक नहीं पहचान सका। फिर हरिया जब ध्यान से देखा तो रेशमा को पहचानते हुए बोला, अरे तू तो अपने गांव की रेशमा है, लेकिन तेरा ये ठाठ रहन सहन और खुद तो कितना बदल गई है। ये तो मैं तो साला पहचान ही नहीं पाया। कहता हुआ हरिया खुशी से झूम उठा। पर तू यहाँ करता क्या है? मैं यहाँ एक गैरेज में मोटर मैकेनिक का काम करता हूँ। तेरे गुम हो जाने के बाद मैंने तुझे बहुत खोजा, पर तू कहीं नहीं मिली। मेरा भी मन वहाँ नहीं लगा। फिर मैं यहाँ बनारस आ गया और ये काम कर लिया। आज से तुझे वहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तू मेरे साथ रहकर अपना धंधा संभालेगा, समझा? तेरे साथ रहने से इस अनजान प्रदेश में एक मेरा भी सहारा हो जाएगा। हरिया को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस प्यार को वो बरसों पहले खो चुका था, वही प्यार आज उसे इस तरह अचानक से मिल जाएगा। लेकिन वो भी जानता था कि ये प्यार उसका एक तरफा है। खैर जो भी हो, जब रेशमा मिल गई है तो धीरे धीरे वो अपना प्यार भी पा लेगा। फिर उस दिन से हरिया रेशमा के खास आदमियों में से एक हो गया। शबनम जहाँ पढ़ाई में तेज़ तर्रार थी, वहीं अपने कॉलेज की खूबसूरत छात्राओं में से एक थी। लड़की उसे देखकर आहें भरते थे, पर वो थी कि किसी को घास तक नहीं डालती थी। रेशमा की परवरिश ने उसे इस समाज की सारी ऊंच नीच सिखला दी थी, लेकिन दिल के आगे किसकी चली है। शबनम के साथ पढ़ने वाले लड़कों में से एक जयेश सिंह भी था, जो अच्छी शक्ल सूरत के साथ एक अच्छी शख्सियत का भी मालिक था। उसकी सूरत और सीरत दोनों ही शबनम को भा गई थी, पर वो अपने ख्यालात उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शबनम की परवरिश कभी उसे इसकी इजाज़त नहीं देती थी। वैसे जयेश भी शबनम की खूबसूरती और सादगी का कायल था। पहली ही नज़र में शबनम उसके दिल की किसी कोने में अपना घर बना ली थी, पर सामने आकर अपनी उल्फत का इजहार करना उसकी फितरत में बिल्कुल विपरीत था। जयेश कनखियों से उसे रोज़ देखता, घंटों उसके बारे में सोचता, लेकिन सामने आकर प्रेम इजहार करना उसने सीखा ही नहीं था। जिस तरह चुंबक में किसी भी लौह पदार्थ को अपनी तरफ खींच लेने की शक्ति होती है, ठीक उसी तरह जयेश के अंदर भी एक चुंबकीय शक्ति थी। कॉलेज की बहुतेरी लड़कियां उसका सानिध्य पाने के लिए तरसती थी, पर वो तो अपनी चंदा का एकमात्र चकोर था। कॉलेज की लड़कियों ने जब जयेश को अपने प्रति उदासीन पाया तो उसकी इस उदासीनता की वजह ढूंढने निकली, तो पता चला वो तो सिर्फ शबनम का दीवाना है। बात एक कान से दूसरे कान तक, फिर धीरे धीरे शबनम के कान तक भी पहुंच गई। शबनम जो आज तक जयेश को नज़रअंदाज करती आ रही थी, पर इस बात का पता चलते ही वो अब उसे छुप छुप कर देखने लगी। जयेश अपने अच्छे गुणों के कारण इतना पॉपुलर था कि कॉलेज के सभी उपाचार्य और HOD उसे उसके नाम से जानते और पहचानते थे। पढ़ाई में अव्वल, खेल कूद में महारत, प्रैक्टिकल क्लासों में तो वो इतना लोकप्रिय था कि छात्र छात्राएं प्रोफेसर की जगह उसे ही अपना पार्टनर बनाना चाहती थी। फिर एक बार शबनम को जयेश का एक दूसरे का पार्टनर बनकर कॉलेज में एक प्रोजेक्ट तैयार करने का मौका मिला। शायद दोनों को इसी दिन का इंतज़ार था। शबनम को जयेश का पार्टनर बनता देख कॉलेज की अन्य लड़कियां जिल बुन उठी। लेकिन जब कायनात ही किसी दो खास अलग अलग व्यक्तियों को एक दूसरे से मिलाना चाहे, तो फिर नेगेटिव ऊर्जाओं का भला क्या विसात जो उनका कुछ बिगाड़ सके।
प्रैक्टिकल क्लास के दौरान शबनम और जयेश एक दूसरे के करीब आते चले गए। जिस तरह आग और घी बिन पिघले नहीं रह सकते, उसी तरह जयेश और शबनम भी अपनी अपनी हठकर्दियों छोड़कर एक दूसरे के प्रति समर्पित होते चले गए। फिर दोनों ने ही अपना अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर रख दिया। धीरे धीरे दोनों के स्वभाव और रहन सहन इतने बदल गए कि लोगों को ताड़ते देर न लगी कि आग बराबर लगी हुई है। फिर दोनों के प्यार के चर्चे आम होने लगे। बात कॉलेज से होते हुए रेशमा के कान तक भी पहुंच गई। रेशमा के रहते शबनम किसी गलत हाथों में न पड़ जाए, ऐसा वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अतः वो अपने तरीके से जयेश के बारे में पता लगाने लगी। इस काम के लिए उसने अपने कुछ विश्वस्त आदमियों को लगा दिया, जो बनारस से लेकर जयेश के पुश्तैनी गांव पटना तक जाकर इस बात का पता लगाए कि जयेश किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है। रेशमा को जैसे ही ये पता चला कि जयेश दरअसल कोई और नहीं वरन उसके सबसे बड़े दुश्मन सुजान सिंह का वो बेटा है, जिसे उसकी बुआ ने अपने पास रखकर पाला था, जिसे गौतमी ने सुजान सिंह के कुकृतियों से परेशान होकर उससे दूर बनारस में अपनी ननद के यहाँ छोड़ दिया था। शायद यही वो कारण था कि जयेश के चरित्र में उसके गंदे और दबंग पिता का एक भी गुण शामिल नहीं था। रेशमा भले ही ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी, लेकिन ज़माने ने उसे कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिखा दिया था। अतः वो शबनम और जयेश की इस प्यार की गहराई मापने के लिए अपना एक अलग पैमाना तैयार किया। रेशमा अब शबनम के कॉलेज जाने पर पाबंदी लगा दी। शबनम चूँकि अपनी माँ से बगावत नहीं कर सकती थी, अतः अब फ़ोन पर ही जयेश से बात करती, लेकिन उनका ये जरिया भी जल्दी छिन गया। रेशमा शबनम से उसका मोबाइल फ़ोन छीन ली। अब शबनम और जयेश का फ़ोन पर भी बातचीत करना बंद हो गया। दोनों अपने प्यार की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार जब दोनों की तड़प अंतिम सीमा पार करने लगी तो एक दिन जयेश हिम्मत करके शबनम के घर आ गया, जहाँ दोनों प्रेमी एक दूसरे के गले लगकर अपने जन्मों की प्यास बुझा लेना चाहते थे कि तभी रेशमा उनके बीच चीन की दीवार बनकर खड़ी हो गई। जयेश अपने प्यार की खातिर रेशमा के पैरों में गिर कर गिड़गिड़ाने लगा। शबनम भी अपने प्यार का वास्ता देकर रेशमा से दया की भीख मांगने लगी। रेशमा को जब पूरी तरह से यकीन हो गया कि दोनों का प्यार कोई बरसाती नाला नहीं वरना जलराशि का अथाह सागर है, तो उन दोनों के प्यार के आगे नतमस्तक हो गई। पर एक शर्त रखी। जयेश तो मानो हर शर्त के लिए तैयार बैठा था। उसे तो बस शबनम का प्यार चाहिए था। शर्त ये थी कि यदि जयेश को अपना प्यार पाना है तो कल ही कोर्ट जाकर शबनम के साथ विवाह की रजिस्ट्री करनी होगी, वो भी अपने परिवार वालों को बिना बताए। अंधे को भला क्या चाहिए, दो आंखें। अतः वो सहर्ष तैयार हो गया। दूसरे दिन रेशमा पूरी तैयारी के साथ कोर्ट जाकर दोनों की शादी रजिस्टर करवा दी। फिर मंदिर में जाकर विधिवत शादी करवाई और शबनम को अपने साथ लेकर घर चली आई। जयेश को कुछ समझ नहीं आया तो वो परेशान से इसका कारण पूछा तो रेशमा उसे सुझाई कि पहले वो अपने परिवार वालों से जाकर इस बारे में बतलाए, फिर उनकी रजामंदी से विधिवत शबनम से शादी करके अपने साथ ले जाए। जयेश ने ठीक वैसा ही किया। पहले अपनी बुआ को, फिर अपने पिता सुजान सिंह को ये बात बतलाई, जिसे सुनकर सुजान सिंह गदगद हो गए। फिर अपनी बहू को ससम्मान अपने घर लाने के लिए गाजे बाजे के साथ बनारस के लिए निकल पड़े। रेशमा को जैसे ही इस बात का पता चला, वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि उसे इस बार सुजान सिंह से अपने ऊपर हुए हर सितम का बदला जो लेना था। रेशमा के पास इन दिनों पैसे की कोई कमी ना थी, अतः उसकी हिमायती भी कम ना थे। रेशमा के पास अब उसके बॉडीगार्ड की एक लंबी फौज थी। रेशमा को ये अच्छी तरह से पता था कि जैसे ही सुजान सिंह को उसकी असलियत का पता चलेगा या फिर वो सुजान सिंह को अपने जिस चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है उसका यदि उसे जरा भी इल्म हुआ तो वो आग बबूला हो उठेगा। फिर वो उसे जान से मार भी सकता है।
तो उसने अपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था पहले से ही कर ली। सुजान सिंह दूसरे दिन ही अपने दल बादल सहित रेशमा के घर पहुंचा। मंडप में दुल्हन सजी शबनम को देख जयेश की तारीफ कर बैठा। बेटा जयेश, आज तो तूने सचमुच अपने बाप दादाओं का नाम रोशन कर दिया। शबनम, सचमुच हमारे खानदान की बहू बनने योग्य है। शाबाश बेटा, कहकर सुजान सिंह अपने बेटे जयेश को गले लगा लिए। फिर शबनम को भी आशीर्वाद दिया। पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हुए शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे, पर लड़की वालों की तरफ से कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही थी, जिससे सुजान सिंह थोड़ा हैरान दिख रहा था कि तभी सुजान सिंह को अंदर से बुलावा आया। लड़की की माँ सुजान सिंह से अकेले में मिलकर कुछ बात करना चाहती थी। सुजान सिंह भी अपनी समधिन से मिलना चाहता था, अतः वो सहर्ष तैयार हो गया। अंदर जाकर वो आराम से एक सोफे पर बैठा और अपने होने वाली समधन को आवाज़ लगाई। हाँ कहिए समधन जी, क्या बात करना चाहती हैं आप? लीजिए, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तुम बैठ तो जाओ सुजान सिंह, क्योंकि अभी जो धमाका होगा उसे खड़े रहकर तुम सुन नहीं पाओगे। अंदर से एक कड़कड़ाती हुई आवाज़ आई। अपने लिए एक असम्मानपूर्वक शब्द सुनकर सुजान सिंह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कौन है ये गुस्ताख? जरा सामने तो आओ, मैं भी तो जरा देखूं कि सुजान सिंह को इस तरह अपमानित करने वाला बनारस में कहाँ से पैदा हो गया। सुजान सिंह भी गरज कर बोला। क्यों, पहचाना नहीं सुजान सिंह? रेशमा भी उसी तरह कड़कदार आवाज़ में बोली, फिर सामने आ गई। सुजान सिंह पहले तो रेशमा को निहारता रहा, फिर जैसे ही दिमाग पर जोर डाला उसे रेशमा याद आ गई। तुम कहीं रेशमा तो नहीं? हाँ हाँ सुजान सिंह, तूने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं रेशमा ही हूँ। तुम्हारे जुल्मों सितम की शिकार, तुम्हारे अमानवीय अत्याचारों की शिकार, तुम्हारे गंदे हवस की शिकार। और जानते हो, उसी हवस के प्रतिफल का नाम है शबनम। क्या? सुजान सिंह जैसे एकाएक आसमान से गिरा। कमीनी कुतिया, तो इतनी नीचे गिर गई कि सब कुछ जानते हुए भी भाई बहन में रिश्ता करवा दिया। हाँ सुजान सिंह, हाँ, तेरे जैसे कमीने की यही सज़ा है, जिसे जानकर तू जिंदगी भर पछताएगा कि तेरी बेटे की पत्नी कोई और नहीं वरन तेरी खुद की औलाद है, यानी कि तेरा अपना खून। नहीं, कहता हुआ सुजान सिंह अचानक सोफे से नीचे गिर पड़ा और अपनी छाती को पकड़कर जोर जोर से कराहने लगा। दरअसल इतनी बड़ी सच्चाई सुनते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उसके एक तरफ के अंग को लकवा मार गया। उसकी जवान अब घिघी में तब्दील हो गई। सुजान सिंह किसी कटी मछली की तरह जमीन पर पड़ा तड़पड़ा रहा था। रेशमा ने सिर्फ एक झूठ बोलकर अपने पूरे जीवन का बदला उससे ले लिया। शबनम बेनी प्रसाद की बेटी नहीं वरन उसकी खुद की बेटी है, यानी कि सुजान सिंह की बेटी है। ये सफ़ेद झूठ कहकर सुजान सिंह को उसके कर्मों का प्रतिफल दे दिया। आज उसके दिल, दिमाग और आत्मा को जो शांति मिली थी, उसके एवज में वो अपने ऊपर हुए अत्याचारों और सारे गमों को भूल गई और उस ईश्वर का आभार प्रकट करने लगी जिसने उसे ये स्वर्णिम अवसर दिया था। कैसी लगी कहानी? पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलती हूँ किसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।